गुड मॉर्निंग फ्रेंड। द पावर ऑफ फोकस के 9वें संस्करण में आपका स्वागत है। 8 अध्याय की रिकॉर्डिंग की जा चुकी है, जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं द पावर ऑफ फोकस का 9वां अध्याय, जिसका टाइटल है निर्णायक कार्रवाई करना। वे लोग जो समय के बदलने और संघर्ष से मुक्त सुखद स्थिति का इंतजार करते हैं, उन्होंने अपने इतिहास से नहीं सीखा। इसे कहा है जॉन वालच स्कॉट ने। क्या आपको चीजों को टालने की आदत है? उदाहरण के लिए, आपको महीने के आखिर तक किसी रिपोर्ट को पूरा करना है, लेकिन इसे 3 आसान चरणों में पूरा करने की तैयारी करने की बजाय आप सब कुछ आखिरी के कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं और फिर वह अफरा तफरी पैदा कर देता है। दूसरे लोग भी आपकी ओर खड़े किए गए जंजाल में उलझ जाते हैं, जिससे और भी अधिक परेशानी व चिंता पैदा हो जाती है। किसी तरह आप इसे पूरा करते हैं और कसम खाते हैं, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये आखिरी बार था जब मैंने चीजों को इस हद तक जाने दिया। इतना तनाव अच्छा नहीं होता, लेकिन आप ऐसा ही रवैया बार बार अपनाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यह आपकी आदत है। मान लीजिए, स्वीकार कीजिए कि आप टाल मटोल करते हैं। अगर इससे आराम मिलता है तो केवल आप ही ऐसे नहीं हैं। लगभग हर आदमी टाल मटोल करता है। कभी कभी यह अच्छा होता है, लेकिन अधिकांशतः यह नुकसानदेह एवं पुरानी बीमारी बन जाता है, जो आपके भविष्य को तबाह कर देगा। इस अध्याय में हम हमेशा हमेशा के लिए आपकी इस दुष्ट आदत से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। हमने जितनी रणनीतियों पर चर्चा की है, उनमें से निर्णायक कार्रवाई करने का आकलन आसानी से किया जा सकता है। वह बिल्कुल स्पष्ट होता है। इससे आप दुष्परिणामों को छिपा नहीं सकते। ये कमजोर और ताकतवर को, डरपोक व साहसी को तथा बातें करने वालों में से काम करने वालों को अलग करता है। जीवन में आप जब आगे बढ़ते हैं, तब निर्णायक होना आपका सबसे बड़ा साथी होता है। आलस एक चोर होता है जो वेश बदलकर आपकी उम्मीदों और सपनों को चुराने के इंतजार में रहता है। यदि आपको सबूत चाहिए तो गौर से देखिए। प्रोक्रेस्टिनेट, टालमटोल शब्द के भीतर एक और शब्द छिपा है जो आपको कार्रवाई न करने के खतरों को आगाह कर देगा। क्या वो आपको दिख रहा है? आप इसमें से PRO को हटा दीजिए, आगे देखिएगा क्रेस्ट, फिर IN को हटा दीजिए एट। कितना धूर्त शब्द है प्रोक्रेस्टिनेट। ये असली शब्द कास्ट्रेट को छिपाए रहता है, जिसका अर्थ कंगाल करना या निष्क्रिय करना भी होता है। अब बात समझ आई? आप जब टालमटोल करते हैं, तब वास्तव में आप अपने भविष्य को कंगाल बनाते हैं, उसे काट डालते हैं। कितना दर्द होता है! आप ठीक कह रहे हैं, बहुत दर्द होता है। आज के बाद आप जब भी टालमटोल की स्थिति में जाएं, तो काटे जाने की इस दर्दनाक तस्वीर को याद कीजिए, ताकि भय के मारे आप काम में जुट जाएं। डलास स्थित एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सिस्टम के अध्यक्ष एड फोरमैन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्रवाई करने में आनंद आता है। 26 साल की उम्र में उन्होंने $10 लाख कमा लिए हैं। इसके बाद उन्होंने अनेक सफल व्यवसाय खड़े किए, जिनमें तेल व गैस, रेडीमेड कपड़े, सीमेंट, रेत और मिट्टी तथा पशुपालन शामिल है। इन सब के बीच एड ने इतना समय निकाला कि अमेरिकी कांग्रेस के लिए 2 बार अलग अलग राज्यों से चुने गए, टेक्सास और न्यू मैक्सिको से, तथा 20वीं सदी में ऐसा करने वाले वह इकलौते व्यक्ति थे। अब वह अपना अधिकांश समय दुनिया भर के कॉर्पोरेट अधिकारियों के साथ सकारात्मक कार्रवाई की रणनीतियां साझा करने में बिताते हैं। उनके भीतर ऐसी ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह है कि दूसरे भी प्रभावित हो जाते हैं, तथा उनके पास उन लोगों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और उन चीजों को लेकर शिकायत करते हैं जो उनके पास नहीं है। वो उनकी बीमारी को सम डे सिंड्रोम, किसी दिन वाला रोग कहते हैं। यह खास तौर पर आलसी लोगों के लिए लिखा गया था और इसे आलसियों की जाति के नाम से जाना जाता है। किसी दिन मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, खत्म होगी स्कूल की पढ़ाई और मिलेगी नौकरी, शुरू करूंगा अपनी मनमर्जी की जिंदगी। किसी दिन जब कर्ज चुक जाएगा, आमदनी दुरुस्त हो जाएगी और जब बड़े हो जाएंगे बच्चे, मैं उस नई कार को चलाऊंगा और करूंगा दुनिया की सैर। किसी दिन, अब जब मैं रिटायर होने वाला हूं, मैं इस खूबसूरत वाहन वाले घर को खरीदूंगा और करूंगा इस महान देश की सैर, और वह सब देखूंगा जो है देखने लायक किसी दिन। इसे गाया है एड फोरमैन ने। एक दिन, किसी दिन वाले ख्यालों और किसी दिन वाले पछतावों के बाद इस तरह के आलसी अपने जीवन के आखिरी समय पर पहुंच जाते हैं। दुनिया को छोड़ जाने से पहले उनके ख्यालों पर जो एक वाक्य हावी हो जाता है, वह काश मैंने उन चीजों को किया होता जिन्हें मैं वास्तव में करना चाहता था, तो मेरा जीवन कितना अलग होता।
वे गंवाए गए सारे मौकों पर उदासी के साथ विचार करते हैं। काश मैंने हर महीने अपनी आय का 10% निवेश किया होता। काश मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता। काश मैंने $100 का वो शेयर खरीदा होता जब वो $1 का बिक रहा था। काश मैंने उस मौके को आजमाते हुए अपना कारोबार शुरू किया होता। किंतु अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर एक और आलसी इस दुनिया से पछतावे, पाप और असंतुष्टि की भावना लिए चला जाता है या चली जाती है। प्रिय पाठकों, सावधान रहिएगा, यह किसी दिन का रोग जानलेवा जाल होगा। जीवन इतना छोटा है कि इसका मुरीद पूरी तरह आनंद भी नहीं ले पाते। अनिर्णय और अनिश्चितता आपको काश की दुनिया तक सीमित कर देंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, है ना? ठीक है, तो फिर चलिए हमले की एक शक्तिशाली योजना तैयार करते हैं जो आपको सकारात्मक कार्रवाई तथा अनोखे यादगार अनुभवों से भरे जीवन की गारंटी देगा। लेस, कई बार मुझ पर आलसी होने का आरोप लगा है, खासतौर पर मेरी प्यारी पत्नी फ्रेन की तरफ से। वह अध्याय चूंकि निर्णायक फैसला करने के बारे में है, इसलिए ताजा जानकारी निश्चित रूप से जरूरी है। सीधे कहूं तो मैं अब सुधर गया हूं, हालांकि मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ हूं। दरअसल मैंने काफी महत्वपूर्ण अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया है। काम करने की हर किसी की अपनी एक अलग प्रक्रिया होती है। मेरे लिए यह जबरदस्त अनुभूति नए विचारों पर केंद्रित थी। मुझे लगता है इसका बीज मेरे दिमाग में पहली बार मेरे एक और परामर्शदाता डैन सुलिवान ने डाला था। मेरे लिए यह इस तरह से काम करता है। मेरे दिमाग में जब अपने कारोबार के लिए कोई नया विचार प्रकट होता है, जैसा अक्सर होता है, तो मैं तुरंत कुछ शुरुआती विचारों को कागज पर लिख लेता हूँ। फिर मैं उसे 1-2 दिन तक वैसे ही रहने देता हूँ। मैं जब अपने नोट्स फिर से पढ़ता हूँ तो दो चीजें होती हैं। मैं कागज को तोड़ मरोड़ कर कहता हूँ, बकवास, मैं ये क्या सोच रहा था, और फिर इसे भूल जाता हूँ। दूसरी परिस्थिति यह होती है, मैं उस विचार को मांझने लगता हूँ। यदि ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है तो मैं आमतौर पर 2 या 3 पन्ने का नोट लिखता हूँ और कार्य की एक विशेष योजना तैयार करता हूँ। कुछ सही मायने में अच्छे विचारों के साथ मुझे अपने भीतर उत्साह का अनुभव होता है। फिर मैं उस विचार को बस पकने देता हूँ। मेरी अनोखी प्रक्रिया में यह कदम साल भर तक चल सकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसे कई बार करने के बाद मैं जान गया हूँ कि पकने देने का एक समय काफी महत्वपूर्ण होता है। यह आलस्य नहीं है। आखिरकार एक अवसर सामने आता है और मैं देखता हूँ कि मेरे विचार के साथ एक बड़ा अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है। इसे किसी नए कारोबारी संबंध का आगमन तेज कर देता है। कोई ऐसा आता है जिसके सपने बड़े हैं और जिसे मदद की जरूरत होती है, और मेरा नया विचार एकदम सही लगता है। फिर यह जादू हो जाता है। एक ज्वलनशील ऊर्जा शक्ति होती है जो इस विचार को प्रज्वलित करती है और मैं पूरी ताकत के साथ काम में जुड़ जाता हूँ। वैसे बता दूं कि ऐसी परिस्थितियों में हमेशा मेरी जबरदस्त जीत नहीं होती, लेकिन अक्सर मैं उपलब्धि के अगले स्तर तक छलांग लगा पाता हूँ। कृपया नोट करें, यह मेरी प्रक्रिया है। चीजों को कारगर ढंग से करने का अपना तरीका आपको खुद ढूंढना है। अपनी प्रक्रिया के हर कदम पर गौर कीजिए और उनकी मदद लेते रहिए, खास तौर पर जब अपने भविष्य को लेकर आप जीवन के दो राह पर खड़े हों। और शून्य करने वाले आलस्य, जो कि एक बहुत बुरी आदत है, तथा एक सुपरिभाषित प्रक्रिया के बीच निश्चित रूप से अंतर करें, जिससे आखिरकार महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। 4 बड़े कारण जिसके चलते आप टालमटोल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोग टालमटोल क्यों करते हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे कि इस बदमाश बंदर को अपनी पीठ से उतारना कैसे है। अगर आप आलसी नहीं हैं तो कृपया इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ जाइए, कहीं बाद में आपको आलस्य न आ जाए। आप कुछ बेहतरीन तकनीक सीखेंगे जो आपको आपके मुकाबले निर्णय लेने में और भी स्पष्ट बनाएंगे। आपके टाल मटोल करने के 4 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, आप ऊब चुके हैं। ये जीवन की एक वास्तविकता है। समय समय पर हम सभी के उत्साह में कमी हो जाती है। कभी कभी हमारा काम एक जैसा हो जाता है और हम बस उसको करते चले जाते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, उद्यमियों में यह खूब देखने को मिलता है। किसी नए कारोबार की शुरुआत के समय का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। उन्हें एक नई चुनौती की जरूरत पड़ती है जो ऐसी हो जो उनके उत्साह को बनाए रखे। इस जड़त्व का मुकाबला आप कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ सुझाव है। सबसे पहले इस बात का पता लगाइए कि आप ऊब चुके हैं। अपनी भावनाओं, ऊर्जा के गिरते स्तर और अपने भीतर कार्यों को पूरा करने की इच्छा के अभाव को स्वीकार कीजिए। आप बहुत अधिक शारीरिक श्रम नहीं कर रहे होंगे, फिर भी थकान महसूस करते हो। यदि आप असामान्य रूप से थकान महसूस करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। शायद आपको स्वस्थ कारणों से
सुस्ती या शिथिलता महसूस हो रही हो। खुद से कुछ सवाल कीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए। मैं जो कर रहा हूँ क्या उससे ऊब गया हूँ? इसका उत्तर हाँ या नहीं होगा। मैं क्यों ऊब गया हूँ? किस काम से मुझे काफी ऊर्जा मिलेगी? सफल उद्यमी अपने जोश को लगातार नई नई परियोजनाओं और बड़े अवसरों की दिशा में बढ़ाकर बनाए रखते हैं। वे उम्मीद के स्तर को बढ़ाते रहते हैं और रोजाना के काम से कभी संतुष्ट नहीं होते, जिनमें ना कोई चुनौती होती है ना दिमागी कसरत। उनकी तरक्की नए जोखिम उठाने और इस संभावना के साथ जुड़ी रहती है कि वे कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। इससे जुड़ी अनिश्चितता इसे और भी आकर्षक बना देती है। आपकी ऊर्जा के बहाव को फिर से तेज करने का एक रास्ता है ये सोचना कि बड़े सौदे किए जाएं और उतनी आमदनी के लिए क्या क्या होगा। इसमें दो संभावनाएं होती हैं। आप अपने उत्पाद या सेवा को मौजूदा ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं या फिर बड़े ग्राहकों की तलाश कर सकते हैं। आपने अब तक जितने सौदे किए उनके मुकाबले 2 गुनी या 3 गुनी डील करने के विषय में कल्पना कीजिए। अपनी सोच को विस्तार दीजिए। इसके लिए बेशक नए नए संपर्क और संबंधों की जरूरत पड़ती है। आपको अधिक रचनात्मक और अनोखा होना पड़ेगा। रचनात्मकता ऊर्जा पैदा करती है और अनोखापन जोश को बढ़ाने लगता है। अचानक आप काफी बड़े लक्ष्य बनाने लगते हैं और ऑफिस में एक नया उत्साह नजर आने लगता है। सावधान रहिएगा, ये छूत की तरह फैलता है। जल्द ही आपकी टीम का हर सदस्य नए उत्साह और नई पहल के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अचानक जीवन फिर से आनंददायी हो जाता है और आप उसका आनंद लेने लगते हैं। ऊब को अलविदा कहिए, बड़े लक्ष्यों और उससे भी बड़े लाभ का स्वागत कीजिए। दूसरा पॉइंट नंबर 2, आप काम के बोझ तले दबे हैं। अक्सर लोग आलस्य करते हैं क्योंकि वे एक एक कर काम को निपटाने की बजाय उसे इकट्ठा होने देते हैं। इसकी शुरुआत एक छोटी सी चीज से हो सकती है, क्योंकि समय ठीक नहीं था या बस उसे करने का आपका मन नहीं था। फिर कोई और काम आ जाता है और फिर उसे भी टाल देते हैं। अब आपके पास 2 काम हो जाते हैं। अकेले अकेले दोनों को पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन दोनों साथ मिलकर कठिनाई पैदा करते हैं। आप दोनों को ही टाल देते हैं। कुछ समय बाद आधा दर्जन काम ऐसे हो जाते हैं जिन्हें टाला गया है और आलस अब अपना बदसूरत चेहरा दिखने लगता है। यह आपको नियंत्रित करने लगता है। जल्द ही इतने सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं कि आप उन्हें शुरू करने से भी घबराते हैं और इस वजह से आप उन्हें करते ही नहीं। अगर आपका भी हाल ऐसा ही है तो हिम्मत रखिए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इस कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। इस अध्याय के समापन से पहले हम आपको उन तरीकों को बताएंगे। तीसरा, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। इस उलझन के 2 पहलू हैं। पहला, हम सभी को कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जान ले कि यह खेल का एक नियम है। आपको वह अच्छा ना लगे लेकिन करना तो पड़ता ही है। उदाहरण के लिए, आपको भले ही कागजी काम या बही खाता लिखना अच्छा ना लगता हो, लेकिन इन कामों को पूरी तरह टालना मुश्किल होता है, भले ही आप काम दूसरे को देने में माहिर हैं। हमारे मित्र एड फोरमैन ने इस विषय पर कुछ अच्छी रिसर्च की है। उन्होंने जो पाया है वह है, सफल लोग ऐसी चीजें करते हैं जिन्हें असफल लोग करना नहीं चाहते। वे भी इनमें से कुछ चीजों को करना पसंद नहीं करते, लेकिन वे किसी भी तरह उन्हें करते हैं। यह एक बुनियादी बात है जिसे आपको अच्छी तरह समझना होगा। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह हो सकता है, आप किसी औसत दर्जे की नौकरी या पेशे में फंस गए हैं जो आपको आपकी सबसे बड़ी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करने देता है। यदि यह सही है तो मैं अपनी प्रतिभा को विस्तार देने के अवसर की तलाश कीजिए। जीवन इतना छोटा है कि आपको उस काम में फंसे रहने की आवश्यकता नहीं जिसे आप पसंद नहीं करते। अधिकांशतः आप जिस प्रकार का कार्य करते हैं वह ऐसा हो जो आपको प्रेरित करे और ऊर्जा प्रदान करे। आखिर किसी ऐसी काम को करते रहने की जरूरत क्या है जो ऊर्जा को नष्ट करे और संतुष्टि बिना दे। कई लोग अपने काम को नहीं बदलते क्योंकि उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है या कुछ अलग करने का ख्याल उन्हें डराता है। बदलाव उनके आरामदेह क्षेत्र से बाहर की बात है और अक्सर भयभीत करता है। चलिए, इसमें भी एक सच छिपा है। जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार आपके आरामदेह क्षेत्र से बाहर ही पाए जाते हैं। उसके साथ जीना चाहिए। यदि आप सफलता और साहस का जीवन जीना चाहते हैं तो भय व जोखिम उसकी पूर्व शर्तें हैं। पॉइंट नंबर 4, आपका ध्यान आसानी से हट जाता है या आप बस निहायत आलसी हैं। इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एकदम बेबाक होने की जरूरत है। यदि आप कदम उठाने से इस कारण डरते हैं क्योंकि आपका मन करता है कि टांग चढ़ाकर आप हर रात टीवी पर बार बार उन्हीं फिल्मों को देखें जो देख चुके हैं, तो इसकी संभावना ना के बराबर है कि निकट भविष्य में आप संपन्न जीवन जी सकेंगे। बड़ी बात क्या है? सफलता के लिए प्रयास और निरंतर ध्यान लगाकर
कार्य करने की जरूरत पड़ती है। इसमें आलस्य का कोई काम नहीं है। यह एक प्रतिबंधित पदार्थ है। निर्णय लेने की सक्रियता, सामान्य तौर पर कहे तो टाल मटोल का मूल कारण प्रेरणा का अभाव है। निर्णायक कार्रवाई की बजाय चीजों को टालना आसान होता है। इस बात को समझना जरूरी है कि आप अकर्मण्यता के नीचे की ओर सर्पिल पर जा रहे हैं। आपको जब यह पता चल जाता है तो अपने आप से बातें करें और चीजों को सुलझाने का रास्ता तलाशें। अपने आप को प्रेरित करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। आप कार्रवाई न करने के परिणामों से भयभीत हो सकते हैं या पूरी तरह सक्रिय होने के पुरस्कार और लाभों के बारे में उत्साहित हो सकते हैं। आपको इन दो तस्वीरों को अपने सामने और केंद्र में रखना होगा, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? एक ऐसा भविष्य जिसमें मैं हमेशा 2 जून की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करता रहूं, या समृद्धि भरा, खुशहाल और संतुष्ट जीवन? दोनों तस्वीरें जितनी स्पष्ट होंगी, आप उतना ही निर्णायक बनेंगे। अपने आप को सुरक्षा की झूठी भावना के भुलावे में मत रहने दीजिए। आपको जब अपने दिमाग में वो छोटी सी विनाशकारी आवाज खुसफुसाती है, कल तक, अगले हफ्ते, अगले महीने या अगले साल तक इसे छोड़ दीजिए, तो अपने दिमाग की वीडियो स्क्रीन पर तुरंत इन दो तस्वीरों को चला दीजिए। अगर आप तुरंत काम में नहीं जुटते तो तस्वीर कैसे दिखती है? क्या आप अपने जीवन में पलटकर काश ऐसा होता कि लंबी सूची को देखकर चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसे स्पष्ट रूप से समझिए और अपने बंध्याकरण की तकलीफ को महसूस कीजिए। नहीं, ये गलती से नहीं छपा है। अब बटन दबाइए और दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। इस बार उन सारे पुरस्कारों और लाभों को देखिए जो सिर्फ इस कारण मिले क्योंकि आपने कार्रवाई की और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। इस तस्वीर को पूरे चाव से देखिए। उपलब्धि की भावना को महसूस कीजिए। अपने आप को अपने उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए जिस प्रकार प्रेरित किया उसके बारे में अच्छा महसूस कीजिए। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके विषय में यहाँ एक अच्छा उदाहरण है। मार्क, अब तक मैं जिस एक सबसे अच्छे कार्य करने में तत्पर व्यक्ति से मिला हूँ वो कैमरॉन जॉनसन नामक एक युवक है। 21 साल का होने से पहले वो 12 व्यवसाय को शुरू कर चुका था जिनमें से सभी इंटरनेट पर चल रहे थे। उसकी अद्भुत कहानी उसके शब्दों में ही पढ़िए। मैंने अपना पहला व्यवसाय तब शुरू किया जब मैं 9 वर्ष का था। वह एक चीयर्स एंड टीयर्स नाम की छोटी सी प्रिंटिंग कंपनी थी और मैं अपने कंप्यूटर व प्रिंटर से ग्रीटिंग कार्ड्स, स्टेशनरी या कुछ भी प्रिंट किया करता था। मैंने उस व्यवसाय को कई वर्षों तक चलाया। चेक के साथ मेरा पहला खाता तब खुला जब मैं 10 वर्ष का था। मेरे माता पिता ने मुझे बचाने और पैसों का हिसाब पुस्तक रखने की शिक्षा दी और जब मैं 12 वर्ष का था तब मैंने इंटरनेट पर बेनी बेबीज बेचना शुरू किया। उस वर्ष मैंने अपने 13वें जन्मदिन पर बेनी बेबीज बेचने वाली अपनी वेबसाइट तथा ईबे समेत अन्य वेबसाइट पर जिन पर मैं उन्हें बेच सकता था बिक्री से $50,000 का मुनाफा कमाया। मैं बेनी बेबीज का एक सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा विक्रेता बन गया। मेरी वेबसाइट बेनी होलसेल पूरे देश के खुदरा विक्रेताओं और दुनिया भर के ग्राहकों को मैं इसे बेचा करता था। बिक्री जब चरम पर थी तब मैं रोजाना 40 ऑर्डर भेजा करता था और अपने माता पिता के घर के बेसमेंट के एक कमरे में, जिसका मैं हर महीने $75 किराया दिया करता था, मैंने 5,000 बेनी बेबीज जमा कर रखे थे और स्कूल के बाद प्रतिदिन मैं घर आता था और बीते दिन के सारे ऑर्डर लिया करता था। रात को सोने से पहले मैं सारे ऑर्डर को पूरा करता था और उन्हें बॉक्स में भरता था, लेबल प्रिंट करता था और सारे बिल्स तैयार करता था। मैं जब 12 व 13 वर्ष का था तब वही मेरा बिजनेस था। मैं जब 15 वर्ष का हुआ तब मैंने surfingsprice.com नाम की एक ऑनलाइन विज्ञापन कंपनी शुरू की जो यूजर के वेब ब्राउजर विंडो के ऊपरी हिस्से में स्क्रॉल करने वाले विज्ञापन उपलब्ध कराती थी। मैंने उसे 2 अन्य किशोरों की मदद से शुरू किया। उसमें हमने कुछ अन्य ऑनलाइन विज्ञापन कंपनियों को भी साझेदार बनाया और अपने महज पहले 6 महीने के परिचालन के दौरान हम 1.5 करोड़ विज्ञापन डाल रहे थे। हमारे पास 2 लाख ग्राहक थे और वे रोज $15,000 दे रहे थे। हमें कुल आमदनी में अपने हिस्से के हर महीने 3 लाख से 4 लाख डॉलर के चेक मिल रहे थे। मैं जब 17 वर्ष का था तब मैं अमेजिंग साइट्स नाम की एक इंटरनेट कंपनी का मालिक था। हम एक बड़ी वेब प्रॉपर्टी वाली कंपनी जिसे internetprofiles.com कहा जाता था उसके लिए होल्डिंग कंपनी थे। उस समय हमारी एक वेब डिजाइन की फर्म थी जहां हम अलग अलग कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाया करते थे। मैंने उसे कई साल तक चलाया और फिर आखिर में बंद कर दिया। फिर मैं वर्जीनिया टेक में कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया। मैंने अपने पहले सेमेस्टर में सर्टिफिकेट स्वैप नाम की एक कंपनी शुरू की।
80% अमेरिकी या तो गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं। मेरी सोच एक दुकान खोलने की थी जहां आप उस गिफ्ट कार्ड से पीछा छुड़ा सकते हैं जो आपको पसंद नहीं। सर्टिफिकेटस्वैप.com से लोग हमारी वेबसाइट पर आते थे और अपने गिफ्ट कार्ड बिक्री के लिए डाल देते थे। जैसे आपके पास एक कार्ड है जिसका मूल्य $100 है, आप उसे $85 पर बेचना चाहते हैं। कोई $100 का सर्टिफिकेट को $85 में खुशी खुशी खरीद लेता है और आप उसे $85 कैश लेकर बेचने में खुश हैं, जिससे आप कहीं और खर्च कर सकते हैं। इसलिए हमने बस खरीदारों और बेचने वालों को जोड़ दिया, जैसा कि ईबे करता है। मैंने कॉलेज छोड़ा और उस कंपनी के लिए उद्यम पूंजी वेंचर कैपिटल जुटाया तथा किसी संकट की वजह से $1 करोड़ के उद्यम पूंजी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैंने उसे छोड़ा और मेरे पार्टनर्स और मैंने उस धंधे को बेच दिया। बस कुछ महीने के काम में ही काफी अच्छी आमदनी जुटा ली। मैं जब 19 वर्ष का था तब वह मेरा कारोबार था। उसके अलावा भी कई और व्यवसाय थे। आईटी की अच्छी बात यह है कि हम सभी एक समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। सोचिए, सेलफोन के बिना हम कहाँ होते। सोचिए, उसने हमारे बिजनेस को कितनी तेज रफ्तार दे दी है। सोचिए कि ईमेल ने कितना कमाल किया है। सोचिए कि कैसे आप अपनी कंपनी की कल्पना कर सकते हैं और कैसे आप 800 नंबर रख सकते हैं और वे 800 नंबर वॉइसमेल में रिंग करेंगे तथा उन वॉइसमेल को आपको ईमेल पर भेजा जा सकता है। मैं इसी तरह काम करता हूँ। मेरे ऑफिस में 800 नंबर है और वॉइसमेल सीधे मेरे कंप्यूटर पर ईमेल फाइल, ध्वनि की फाइल के तौर पर आता है, जिससे मैं कैनकुन के समुद्र तट पर रहकर भी वॉइसमेल को सुन सकता हूँ, अपना बिजनेस चला सकता हूँ और मुझे ऑफिस बिल्डिंग का किराया भी नहीं देना पड़ता है। मुझे निर्माण करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। इंटरनेट को लेकर जब भी मेरे मन में कोई विचार आता है तो मैं उसे लिख लेता हूँ और फिर उस आइडिया पर रिसर्च करता हूँ ताकि ये देख सकूं, पहला कि वह आइडिया पहले से तो नहीं है, दूसरा यदि नहीं है तो मैं उसे कैसे बना सकता हूँ और बाजार में लाकर उससे पैसे कमा सकता हूँ। और वो पहले से ही है तो क्या वह कंपनी पैसे कमा रही है सिर्फ इस वजह से कि वो पहले से ही है। आपको आपके आइडिया को लेकर हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। स्पर्धा अच्छी चीज होती है। इसलिए यदि कुछ पहले से ही है तो आपको आइडिया पर एक मुहर है। इसका मतलब है आप सचमुच कुछ कर रहे हैं और फिर एक रास्ता है जिससे आप उसे बेहतर या सस्ता अथवा तेज या आसान बना सकते हैं। इनमें से कई इंटरनेट कंपनियों के बड़े बड़े उद्यम होंगे या उनके करोड़ों यूजर्स होंगे, लेकिन वे सही मायने में मुनाफा नहीं कमाते। मेरे सारे कारोबार मुनाफा कमाने वाले थे, लेकिन इसका कारण यह था कि वे काफी छोटे थे। मैं हमेशा छोटे से शुरुआत करने पर यकीन करता हूँ। मैं हमेशा अपना धन निवेश करने पर यकीन रखता हूँ, न कि बाहर से निवेश कराने पर। सच कहूँ तो मैंने कभी कभी $50 से तो कभी $500 से शुरुआत की है। कभी भी अपने बिजनेस को हजारों डॉलर से नहीं शुरू किया। इसलिए यह ऐसा है जिसे अपनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने पैसे भले ही कमाए और मुझे अपनी एक कंपनी के लिए उद्यम पूंजी का ऑफर भी दिया गया, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मैंने कभी करोड़ों डॉलर नहीं लिए, ना ही कोई कर्ज लिया। मैंने कभी कोई कर्ज नहीं लिया, हमेशा थोड़े से शुरुआत की। हर बार एक नए सफर की शुरुआत की। हर कारोबार पिछले से थोड़ा बड़ा था और मुझे लगता है उस कारण ही मैं सफल हुआ। और भले मैं आज 24 साल का हूं, लेकिन मैं रातों रात सफल नहीं हुआ। मैं इसे 15 वर्षों से कर रहा हूं। इसलिए मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा मेरे व्यवसाय के प्रति समर्पित रहा और इस कारण ही मैं यहां तक आ सका हूं। संदेश एकदम साफ है। आप चाहे किसी छोटी परियोजना पर काम कर रहे हो या बड़े के लिए, उसके साथ बने रहिए ताकि आप उसके पूरा होने की खुशी मना सकें। सुनिश्चित कीजिए कि आप उन हताश लोगों में से ना हो जो इस लेबल के साथ जीवन भरते हैं अधूरा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास फैसले न कर पाने का बहाना ना हो, हम एक आसान सिद्ध फार्मूला बताने जा रहे हैं जो आपकी सहायता भविष्य में किसी भी ऐसी समस्या को सुलझाने में करेगा जिसमें आपकी कार्रवाई करने की जरूरत हो। TADA फार्मूला। भविष्य में जब भी आप अनसुलझे रास्तों पर भटकेंगे तब यह सतर्क रहने में आपकी मदद करेगा। इससे पहले कि कोई बड़ा फैसला करें, हमारी पुरजोर सलाह है कि आप इस संक्षिप्त शब्द का उपयोग अपने मार्गदर्शन के लिए उसी प्रकार से करें जैसा कि आगे बताया जा रहा है। अगर आप किसी फैसले को लेकर असमंजस में हैं तो बस जोर से TADA बोलें ताकि आपकी अच्छी आदत सक्रिय हो जाए। ये सच में काम करता है। पहला, थिंक यानी विचार कीजिए। जैसी चर्चा हमने पहले की थी, चिंतन के लिए समय निकालना अनिवार्य है। चिंतनशील सोच आपको थोड़ा रुकने की इजाजत देती है ताकि आप अपने सारे विकल्पों पर विचार कर सकें। क्या यह मुझे अपने प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी ढंग से मदद करेगा? मैं इसे क्यों करना चाहता हूं? इस प्रकार कार्रवाई करने से मुझे किस प्रकार का लाभ मिलेगा? यदि यह कारगर नहीं हुआ तो क्या नुकसान होगा?
ये सही मायने में कितना वक्त लेगा? आप किसी बड़े फैसले को करते वक्त समय जितना सतर्क रहेंगे, उसके साथ गफलत की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। सोचने में वक्त लीजिए। किसी एयरलाइन के पायलट की तरह ही एक अचूक चेकलिस्ट तैयार कीजिए जो हर बार आपको सही रास्ता दिखाए। दूसरा, आस्क यानी पूछिए। ऐसे प्रश्न पूछिए जो विषय पर केंद्रित हो। आपको जो भी जरूरत हो जान लीजिए ताकि विवेकपूर्ण और जानकारी से भरा फैसला करें। दूसरे लोगों से, अपने सलाहकारों से या उस क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोगों से बात करें। निर्णय जितना महत्वपूर्ण हो, आपको उससे जुड़ी हर जानकारी के लिए उतना ही समय लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि विश्लेषण करते करते उसकी इतिश्री हो जाए। जब आप विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त जानकारी जुटा लेते हैं, तभी उस फार्मूले का अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो पाते हैं। तीसरा, डिसाइड यानी निर्णय लीजिए। लाभ हानि की एक सूची तैयार कीजिए। यदि आप फैसला नहीं कर पाते तो उसके नकारात्मक परिणामों को लिखिए। निर्णय लेने के सकारात्मक परिणामों से उसकी तुलना कीजिए। फिर आप जो करने वाले हैं उस पर ठोस फैसला कीजिए। निर्णय लेकर आधी लड़ाई जीती जाती है। असाध्य रूप से टालमटोल करने वाले असंतोष भरा जीवन जीते हैं क्योंकि वे आगे बढ़ने वाले फैसला नहीं करते। कुछ समय बाद कुछ ना करना परेशानी पैदा करने लगता है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो फंसे रह जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। चौथा, एक्ट यानी कार्रवाई करें। आपने चूंकि आप चिंतापूर्ण सोच विचार कर लिया है, पूछ कर ज्यादा जानकारी जुटा ली है और अंत में अपना निर्णय ले लिया है, तो वक्त है कार्रवाई करने का। यह TADA फार्मूले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग अपना जीवन रेडी स्टडी गो के बजाय रेडी स्टडी की तरह जीते हैं। आपको दौड़ना भी तो शुरू करना है। लक्ष्य की दिशा में अपने आप को तेजी से बढ़ाइए। बस पहला कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। इस प्रकार ढलान पर दौड़ती गेंद चलती चली जाती है, उसी प्रकार उस शुरुआती धक्के के बाद आप रुकेंगे नहीं। याद रखिए, जीवन में बड़े लाभ तभी मिलते हैं जब आप काम करना शुरू करते हैं। जैक, एक दूरदर्शी के रूप में मैंने किसी से भी पहले अवसरों और समाधानों को देख लेता हूं। मैं नहीं जानता कि एक प्रशिक्षण से प्राप्त प्रतिभा है या ईश्वर प्रदत्त, लेकिन मैं जिस भी संगठन या कंपनी में गया हूं, वहां सुधार की संभावना को देखा है। मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में था तब जनरल इलेक्ट्रिक प्लांट में काम किया करता था तथा असेंबली लाइन में सुधार के मुझे 10 तरीके दिख रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य बात है अपने आप से सही प्रश्न पूछना पड़ता है। आप जिस गुणवत्ता का प्रश्न पूछते हैं उससे परिणाम की गुणवत्ता तथा आपकी जागरूकता की गुणवत्ता तय होती है। ऐसा करने के लिए लगातार पूछिए, इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। कई साल पहले मैंने एक महान प्रश्न के बारे में जाना जिसे मैं हर बार मुश्किल में पड़ने पर पूछता हूँ। इस समस्या में किस प्रकार का अवसर है? ये आगे बढ़ने या धैर्य बढ़ाने का अवसर हो सकता है। ये लगन को बढ़ाने का या ऐसी सेवा उपलब्ध कराने का अवसर हो सकता है जो उस समय की मांग हो। चलन को लेकर तथा वे कहाँ जा रहे हैं इसे लेकर सतर्क रहें। ध्यान दीजिए और तब आपको नए अवसर के बारे में पता चलेगा। किसी ने एक बार मुझसे पूछा, आपको चिकन सूप का आइडिया कहाँ से आया? वास्तव में ये मेरा आइडिया नहीं था। ये मुझे तब सूझा जब लोग बार बार पूछने लगे, क्या वो कहानी पुस्तक में कहीं है? मैंने बस इतना किया कि इस बात पर गौर किया कि लोग किसी पुस्तक में ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं। मूल रूप से बस जागरूक रहने और इन सवालों के बीच लगातार जीते रहने की बात है। पैसों की बात करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को हर वर्ष निश्चित रूप से पूरा करना स्पष्ट रूप से काफी महत्वपूर्ण है। वित्तीय रूप से यदि आप ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर चीज की कीमत बढ़ती जाती है, यदि आपका परिवार विकसित हो रहा है जिसमें किशोर भी हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा मतलब क्या है। दुनिया के वित्तीय बाजारों में हाल में मचे उथल पुथल के बाद भविष्य की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए और भी चतुराई की जरूरत है। पैसों और निवेश की रणनीतियों पर गहराई से विश्लेषण इस पुस्तक के दायरे से बाहर की बात है। हमने सोचा कि अपने संभावित ग्राहकों के साथ कुछ बुनियादी एवं अनिवार्य बातों को साझा करना अच्छा रहेगा। ये सब निर्णय लेने के क्षेत्र में आपकी शिक्षा से संबंधित है। आपके लिए पैसे का मतलब क्या है? पैसे को लेकर हर किसी की अपनी धारणा होती है। कुछ लोगों की सोच के विपरीत पैसा सारी बुराइयों की जड़ नहीं है। यदि ऐसा होता तो लगभग हर गैर मुनाफे वाले संगठन, चैरिटी और चर्चों का अस्तित्व समाप्त हो जाता। हालांकि सब कुछ छोड़ केवल पैसे से, प्रेम से हर तरह की चिंता बढ़ जाती है। जीवन में मूल रूप से 3 चीजें हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। पहला, सत्ता। इस दुनिया में तानाशाहों और सिरफिरे शासकों पर गौर कीजिए। दूसरा, सेक्स। आमतौर पर कई लोगों के बीच सबसे पहला उदाहरण राजनेता और प्रसिद्ध हस्तियां हैं। तीसरा, लालच। किसी और को नुकसान पहुंचाकर
हद से ज्यादा पैसे की भूख, बैंकरों, तानाशाह सरकारों और कर्ज चुकाने में विफल रहे प्रसिद्ध लोगों पर विचार कीजिए। ये समझने के लिए पैसे को लेकर आप क्या समझते हैं, अपने आप से कुछ आसान सवाल कीजिए। उदाहरण के लिए, क्या ढेर सारा पैसा होना अच्छा है? अब तक मेरे जीवन में पैसे को लेकर किस तरह की आदतें दिखी हैं? क्या मैं खुश होकर पैसे कमाता और इकट्ठा करता हूँ? ये जब चीजें अप्रत्याशित रूप से अच्छी होती हैं तो मैं अपने आप को बिगाड़ लेता हूँ। इस अध्याय के अंत में हमने पैसों पर एक बेहतरीन क्विज को शामिल किया है जो आपकी वित्तीय वास्तविकताओं की पहचान कराने में मदद करेगा। उसे जरूर पूरा कीजिएगा। पैसे के संबंध में धारणाओं की प्रणाली से जुड़े कुछ और विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का लालन पालन काफी मितव्ययी माहौल में हुआ था, इसलिए पाई पाई बचाना उनके जीवन का स्वाभाविक तरीका था। कुछ अन्य लोगों को उनके माता पिता और विभिन्न प्रभावशाली लोगों ने कहा कि पैसा गंदी चीज होती है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? पैसों को मुंह में मत लगाओ, गंदा होता है। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी थी और उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जहां कार्य की नैतिकता का सम्मान होता था और पैसे का खर्च एवं निवेश बुद्धिमानी से होता था। बहुत कंजूसी किए बिना थोड़ी मौज भी हो जाती थी। पैसा उनके पास आता है जो उसे अपनी ओर खींचते हैं। हमारी राय में पैसा सेवा के बदले मिलने वाला इनाम होता है। यदि आप बेहतरीन सेवा देते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य का निर्माण करते हैं तो पैसा आपके पास आएगा। इस कारण पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको आकर्षक होना ही पड़ेगा। इस लिहाज से लोग आपके उत्पादों या सेवाओं को आपके प्रतिद्वंदियों के मुकाबले महत्व देंगे। मुद्दे की बात हमेशा अधिक मूल्य का निर्माण होती है। चाहे जो हो जाए, बाजार में ऐसी चीज दीजिए जो सबसे बेहतरीन हो। पिछले अध्याय में बताई गई एप्पल इंक की कहानी इस प्रकार के सोच की बेजोड़ मिसाल है। यदि आपकी वित्तीय स्थिति डामाडोल है या आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इसे समझिए। पैसे को लेकर आपकी आदतें आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। इसलिए यदि आपको कभी बचत या निवेश की आदत नहीं रही है तो आपको अब उसके नतीजे भुगतने पड़ रहे होंगे। यदि आप जितना कमाते हैं लगातार उससे अधिक खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से कभी ना कभी इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जो लोग हर साल $50,000 कमाते हैं उनकी आदत $50,000 की होती है। जो लोग हर साल $5 लाख कमाते हैं उनकी आदत $5 लाख की होती है। और ये ऐसी सच्चाई है जिसे बैंक से पता किया जा सकता है। अपनी आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वर्तमान वित्तीय सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जो सामने है उससे मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। यदि आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपका पहला कदम होगा उसका अध्ययन करना। अपनी तैयारी कर लीजिए। जानिए कि पैसा कैसे आता जाता है, कैसे विकसित होता व बढ़ता है तथा इन सबसे कहीं अधिक कौन इसे आकर्षित करने में सच में माहिर होता है। इसमें शक नहीं कि आपके आस पड़ोस में या शहर में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया होगा। पता कीजिए कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। रचनात्मक बनिए, साहसी बनिए, इतने निर्भीक बनिए कि उनसे समय लेकर मिलिए। इसके साथ ही आपके पास एक बेहतरीन वित्तीय मार्गदर्शक या सलाहकारों की टीम होनी चाहिए जो आपकी मदद कर सके। पता कीजिए, आप आसपास पूछिए कि सबसे अच्छा कौन है। साथ ही अपनी तैयारी भी कीजिए। ध्यान लगाइए, अधिकांश लोग इस तरह का प्रयास नहीं करेंगे। हर रात टीवी के आगे बैठ जाना काफी आसान होता है, बजाय इसके कि वित्तीय रूप से एक ऐसे मजबूत भविष्य का निर्माण किया जाए जिससे उनका परिवार खुशहाल हो और बुढ़ापे में आराम करना चाहे तो आराम कर सके। दौलत इकट्ठा करने के मौलिक नियम। अब हम आपका परिचय दो धनी दिग्गजों से करने जा रहे हैं, सर जॉन टेम्पल्टन और आर्ट लिंकलेटर, और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार शीर्ष 10 बातों की मदद से उन्होंने बेहिसाब दौलत इकट्ठा की। हमने इन व्यक्तियों को धन इकट्ठा करने में उनकी ईमानदारी और क्षमता के कारण चुना। वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उनकी सरलता आपको चौंका सकती है। हर एक को ध्यान पूर्वक पढ़ें। उनका अंतर्ज्ञान दौलत कमाने में लगने वाले आपके वर्षों के समय को कम कर सकता है। सबसे पहले टेम्पल्टन ग्रुप के संस्थापक सर जॉन टेम्पल्टन के बारे में। वे एक विख्यात म्यूचुअल फंड मैनेजर थे। वित्तीय प्रबंधन में उनके अभूतपूर्व ज्ञान ने दुनिया भर के हजारों निवेशकों के लिए धन जुटाने का काम किया। निम्नलिखित 10 सिद्धांत उनकी अविश्वसनीय सफलता की रीढ़ हैं। पहला, सफलता प्राप्त करने के लिए ना तो आशावादी बने ना ही निराशावादी, बल्कि उम्मीद रखने वाले स्वभाव के यथार्थवादी बने। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को और अपने पड़ोसियों को समृद्ध बनाने के लिए आशीर्वाद लें, पहले आध्यात्मिक और फिर वित्तीय। तीसरा, चाहे व्यक्तिगत कर्ज हो या सामूहिक, भविष्य में निवेश की राह की बाधा नहीं बननी चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने का प्रयास कीजिए। पॉइंट नंबर 4,
विभिन्न जगहों पर निवेश कीजिए, अधिक संख्या निश्चित रूप से सुरक्षा देती है। पॉइंट नंबर 5, आपका पैसा ऐसा हो जो बढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ करे। पॉइंट नंबर 6, याद रखिए कि धैर्य एक गुण है। पॉइंट नंबर 7, यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो निवेश से पहले जांच कर लें। पॉइंट नंबर 8, कभी मत भूलिए अपने लिए दौलत जुटाने का रहस्य भी वही है जो दूसरों के लिए दौलत जुटाता है। पॉइंट नंबर 9, नंबर 1 की तलाश आपको नंबर 1 नहीं बना देगी। पॉइंट नंबर 10, बस एक शब्द से सफलता हासिल कीजिए, प्रेम। 8 लिंक लेटर संभवतः सबसे जाने माने मनोरंजन करता और शो बिजनेस की हस्ती थे। बचपन उन्होंने लावारिस छोड़ दिया गया था और फिर कनाडा के सस्केचेवान में मूस जाक के चर्च के एक पादरी ने उन्हें गोद लिया। सीबीएस पर उनका मशहूर शो हाउस पार्टी टेलीविजन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम था। 8 लिंक लेटर काफी दक्ष व्यवसायी भी थे जिन्होंने दर्जनों सफल उपक्रमों में प्रत्यक्ष निवेश कर रखा था। 8 ने दौलत कमाने और सफलता पर जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्ज्ञान प्राप्त किए वे इस प्रकार हैं। पहला, मैं वही काम करने जा रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है। आप एक बार ही जीते हैं, इसलिए वही कीजिए जो अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 2, राह में कठिनाइयां, विफलताएं और चुनौतियां हमेशा आएंगी। पॉइंट नंबर 3, जो अपेक्षा की जाती है उसके लिए खर्च किए गए समय और प्रयास की दृष्टि से मध्यमता और सफलता के बीच का अंतर बेहद मामूली होता है। पॉइंट नंबर 4, जब भी मौका मिलेगा मैं अवसर के दरवाजे खोल लूंगा, लेकिन जब मेरे लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे तब मैं निश्चित रूप से काम करूंगा। पॉइंट नंबर 5, मैं अपनी कमजोरियों को पहचानूंगा और उनके प्रति सतर्क रहूंगा तथा उन चीजों में उत्कृष्ट करने वाला लोगों का पता लगाऊंगा जिनमें मैं विफल रहता हूं। पॉइंट नंबर 6, मैं तुरंत मिलने वाले पैसे और हालात से मामूली फायदा उठाने की बजाय आगे बढ़ने के अवसर को अधिक महत्व दूंगा। पॉइंट नंबर 7, मैं हमेशा अपनी क्षमताओं और लक्ष्यों को अपने सुखद क्षेत्र के सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाऊंगा। पॉइंट नंबर 8, मैं अपनी विफलताओं से सीखूंगा और फिर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। पॉइंट नंबर 9, मैं सुनहरे नियम का पालन करूंगा। मैं ऐसा कोई सौदा नहीं करूंगा जहां किसी और से झूठ, फरेब या लाभ उठाने के काम किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, मैं दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग तभी करूंगा जब मुझे लगेगा कि वो पैसा ब्याज की दरों से कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगा। मैं लालची नहीं बनूंगा। इसे समापन पर लाने के लिए हम भी अपना दावा ठोक देंगे। ये ऐसी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जय, आपको जो अच्छा लगता है उसे पूरे दिल से और उत्कृष्टता से करें, पैसा अपने आप आएगा। आप जो कुछ पढ़ सकते हैं पढ़ें, सेमिनार में जाएं, निर्देशात्मक ऑडियो सुने और वीडियो देखें। आपने जो सीखा उसे अमल में लाएं। सफलता, समृद्धि तथा संपन्नता के सार्वभौमिक सिद्धांतों का अध्ययन करें। अपने आय के 10वें हिस्से को चर्च तथा पसंदीदा परमार्थों में दान करें। आप जो भी कहते हैं उसमें लगातार और अंतहीन सुधार का प्रयास हमेशा करें। मार्क, वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का फैसला करें और आपका अवचेतन मन इसका बंदोबस्त कर देगा। इसे एक योजना के रूप में लिखें, मैं कमाऊंगा। अपने स्मार्टफोन, आईपैड या स्क्रीन सेवर के लिए एक शपथ बनाएं जिसमें कहा गया हो, मैं इतना खुश हूं कि मैं करोड़पति बनने के रास्ते पर हूं। हर साल 50% की दर से आगे बढ़ रहा हूं। हर दिन किसी नए ग्राहक या क्लाइंट से मिल रहा हूं। हर दिन का या ख राशि की बिक्री कर रहा हूं। या जो भी आपका लक्ष्य हो, इसे नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने तथा सोने जाने से ठीक पहले पढ़ें ताकि यह विचार आपके मन में बैठ जाए और आखिरकार सच्चाई का रूप ले ले। अपने काम या उचित आजीविका से प्रेम करें तथा उसे भी अपने आप से प्रेम करने दें। मुझे बोलना, लिखना, रचना करना, विचार करना, प्रचार एवं मार्केटिंग करना अच्छा लगता है और चूंकि मैं इसे प्रेम करता हूं इसलिए फलता फूलता है। समान सोच वाले सहयोगियों की ड्रीम टीम बनाएं जो आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करें। प्रेम तथा दिल में खुशी के साथ अच्छी सेवा दें। लेस, आप जिसे सबसे अच्छी तरह करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी दक्षता के क्षेत्र में माहिर बनने का प्रयास करें। मेरी प्रतिभा मार्गदर्शन लिखने, बोलने तथा अपने विषय में जागरूकता पैदा करने वाले उत्पाद और कार्यक्रम बनाने में है। खास अवसरों की तलाश कीजिए जो आपकी सबसे बड़ी ताकत के अनुरूप हो और उन्हें बढ़ाएं। मैंने उद्यमियों और प्रमुख लोगों के लिए द पावर ऑफ फोकस प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार किया क्योंकि मैं उनकी चुनौतियों को अच्छी तरह समझता हूं। पहले अपने कारोबार में निवेश कीजिए। उन सौदों और उद्योगों से दूर रहिए जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। इस कारण ही वॉरेन बफेट इतना अच्छा कर सके हैं। अपने आसपास बेहतरीन वित्तीय मार्गदर्शकों को खड़ा कीजिए जैसा कि पहले सुझाया गया था। आप जिसे जानते हैं ये उतना ही महत्व रखता है जितना कि आप क्या जानते हैं। सरल वित्तीय आदतों को बनाइए और बढ़ाइए। अपने आय का 10% हर महीने निवेश कीजिए। आप जितना कमाते हैं उससे अधिक की खपत मत कीजिए।
जानिए कि आपका पैसा कहाँ जाता है। कर्ज से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। उन संसाधनों का सही इस्तेमाल कीजिए जिन्हें पाने का आपको सौभाग्य मिला है। भगवान हर चिड़िया को दाना देता है, लेकिन उसे उनके घोंसले में नहीं डालता। अध्ययन को अपनी दौलत बनाइए। आपकी और सहायता के लिए हम पैसे कमाने और दौलत जुटाने पर बेहतरीन पुस्तकों की सूची दे रहे हैं। उन सभी को पढ़ जाने का लक्ष्य तय कीजिए। सच कहे तो इस विषय पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। वित्तीय विवेक की तलाश में इन्हें अपना पहला कदम बनाएं। पहला पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, दूसरा द वेल्दी बराबर रिटर्न्स, तीसरा द मिलियनर नेक्स्ट डोर, चौथा द गोल्डन रूल्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, पांचवा द 1 मिनट मिलियनर, छठा थिंक एंड ग्रो रिच, सातवां रिच डैड पुअर डैड, आठवां द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, नौवां क्रश इट, 10वां अलाउंसेस डॉलर्स एंड सेंस, 11 द सक्सेस प्रिंसिपल, 12 गेट रिच क्लिक। अब आपके पास ऐसे साधन हैं जिनसे आप अपने वित्तीय मामलों में निर्णायक कार्रवाई कर सकते हैं। आखिर में हम क्या कहेंगे? आवश्यक कदम उठाइए। जहां तक पैसे की बात है तो समय काफी अहम होता है। अंतर्ज्ञान, चलिए आप जान ही गए हैं कि टालमटोल करने वाला सफल निर्णय लेने वाले नहीं होते। महान नेता ऐसे लोग होते हैं जो हर दिन कई फैसले करते हैं। इसलिए इस अध्याय को समेटते हुए हमने सोचा कि आपके साथ नेतृत्व की अनिवार्य बातों की सूची साझा करना उपयोगी रहेगी। यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं या नेतृत्व करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और जो भी आपके मौजूदा कौशल के समूह से गायब है उन पर सही का निशान लगा दें। यह आपको अपने नेतृत्व क्षमता को विस्तार देने का एक बेहतरीन मंच उपलब्ध कराएगा और इसमें कोई शक नहीं कि आप जान चुके हैं कि क्या करना है। कार्रवाई करने का फैसला करना है। पॉइंट नंबर 1, बेहतरीन शुरुआत करने वाला बनिए। दूसरा, कुशल निर्देशन कीजिए। तीसरा, कौशल का दमदार मिश्रण हो। चौथा, प्रशंसा। पांचवा, सहयोग देना। छठा, अपने सामर्थ्य पर ध्यान, कमजोरियां दूसरों के जिम्मे सौंपना। आठवां, केंद्रित कार्रवाई। नौवां, संतुलन। 10वां, बेहतरीन रोल मॉडल। 11, सही लोग। 12, सर्वोत्तम बनिए। 13, टीम की कमजोर कड़ी को मजबूत करके ही उसे अच्छा बना सकते हैं। 14, लोगों को जाने देने का सही समय जाने। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आप अब तक कैसा करते हैं? हमारे ध्यान की रणनीति का संबंध उद्देश्य के साथ जीने और काम करने से होता है। हमारे कई ग्राहकों ने कहा कि इसने उनका जीवन बदल दिया और पहले जिन फैसलों को करना कठिन होता था वे अब आसान हो गए हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं। लीडर फैसला करते हैं हमेशा, समर्थक सुझाव देते हैं। सुझाव देना आसान है क्योंकि इसमें ना कार्य करना पड़ता है, न विफलता का डर होता है। निर्णय लेना कठिन होता है क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ दांव पर लगा होता है। पॉइंट नंबर पहला जो था, बेहतरीन संवाद करने वाले। सबसे अच्छा नेतृत्व करने वाले संवाद में बेहतरीन होते हैं। वे जानते हैं कि अपनी सोच को कितनी लगन और स्पष्टता के साथ साझा करना है। पॉइंट नंबर 2, कुशल निर्देशन। नेता इस उद्देश्य से कुशल निर्देशन और निरंतर सहयोग करते हैं ताकि प्रत्येक परियोजना समय के साथ और बजट के अनुसार चलती रहे। पॉइंट नंबर 3, कौशल का दमदार मिश्रण। नेताओं में विभिन्न प्रकार के कौशल का दमदार मिश्रण होना चाहिए जिनमें काम को सही ढंग से दूसरों को खींचना, परामर्श देना, प्रेरित करना और समस्याओं का सामना करना शामिल रहता है। प्रशंसा, नेतृत्व करने वाले जानते हैं कि आलोचना अकेले में सबसे अच्छी तरह की जाती है और प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए ताकि पहचान को अधिकतम किया जा सके। पॉइंट नंबर, सहयोग देना। सफल नेतृत्व के प्रमुख लोगों के साथ जुड़कर काम करता है, विभिन्न व्यक्तित्व शैलियों का आकलन करता है और उनसे संवाद के बेहतरीन तरीके को अपनाता है। अपने सामर्थ्य पर ध्यान रखना। रचनात्मक नेता अपने सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कमजोर पक्ष में काम दूसरों को सौंप देते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए टीम के प्रत्येक सदस्य को भी इसी तरह काम करना चाहिए। केंद्रित कार्रवाई। नेता केंद्रित कार्रवाई के महत्व तथा 100% संकल्प को समझते हैं। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को थकान से बचाने के लिए तरोताजा होने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। संतुलन। संतुलन को प्रोत्साहित किया जाता है और उसे सफलता की पहली आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। लगातार हर दिन 18 घंटे, सप्ताह के 7 दिन काम करने को सही रूप में सफल नेता सम्मान का प्रतीक नहीं मानता, जिनसे इसे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बेहतरीन रोल मॉडल। एक सम्मानित नेता टीम के लिए बेहतरीन रोल मॉडल होता है। वो जो कहता है या कहती है वही करता या करते हैं। ईमानदारी उनके सर्वोच्च मूल्यों में से एक होता है। सही लोग। सही दृष्टिकोण वाले सही लोगों से टीम में एक अनोखी समझ विकसित होती है। प्रत्येक व्यक्ति को काम के प्रति उत्कृष्ट आचरण एवं व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। सर्वोत्तम बनिए। टीम के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से संकल्प करना चाहिए कि वह पेशेवर और निजी रूप से सबसे अच्छे बनेंगे। उदाहरण के लिए हर किसी के लगन में 10% वृद्धि का एक महत्वपूर्ण फल मिलता है।
टीम की कमजोर कड़ी को मजबूत करने से ही अच्छा बनते हैं। कोई भी टीम अपने सबसे कमजोर कड़ी जितनी ही अच्छी होती है, उद्देश्य से भटका हुआ एक नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति तथा काम के प्रति घटिया आचरण टीम के दूसरे सदस्यों के किए किराए पर पानी फेर सकता है। लास्ट पॉइंट, लोगों को जाने देने का सही समय जाने। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता जानता है कि पूरी टीम की ईमानदारी और लगन को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को जाने देने का सही समय क्या होता है। यहीं पर द पावर ऑफ फोकस का 9वां अध्याय समाप्त होता है। आपने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।